हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लैंड पेनक्रियाज के बारे में। ठीक है, आइए जो भी एस्पिरेंट्स है जो कि DSSB, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट उसमें चले जाओ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये ग्लैंड्स का चैप्टर। तो उसमें से देखते हैं कि फर्स्ट ग्लैंड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। द ग्लैंड नेम इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, अब बात करते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड होता क्या है। इट इज अ मीजोक्राइन या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब होता है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का ये रोल परफॉर्म करती है। तो क्या है? पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड means it act as both endocrine यानी कि डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि इसका जो भी कंटेंट होगा डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ डक्ट ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा, या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन यानी कि डक्ट के थ्रू ही इसका सिक्रीशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेनक्रियाज में। देखो, इस वीडियो में हम मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस करेंगे, फालतू की बकवास ना करते हुए कम टू द पॉइंट। जैसे आप मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डिओडिनम, तीन होते हैं, डिओडिनम, जीजिनम एंड इलियम। तो जो स्टमक से आती हुई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। ये जो जे शेप्ड स्टमक है, ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ दिस पिंचर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाके खुलेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिओडिनम। ठीक है, अब इसी को ही हम जूम करके यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे दिस इज अ पार्ट, दिस इज नेम्ड एज डिओडिनम। इसी से ही एक ग्लैंड निकलती है जिसका नाम है पेनक्रियाज, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट क्या होते हैं? इस प्रेजेंट एसिनी। एक सेकेंड, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिनी। ये जो एसिनी है इसको हम सिंगुलर फॉर्म में एसिनस बोलते हैं, नेम्ड एज एसिनी, और सिंगुलर इट इज नेम्ड एज एसिनस। स्पेलिंग को थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये एसिनस का फंक्शन क्या होता है? इट कैरी द डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। जो कि अपना सिक्रीशन कहां पे छोड़ेंगे? इट रिलीजेस इन डिओडिनम। ये यहां पे इसके थ्रू सिक्रीशन डिओडिनम के अंदर आ जाएगा। दिस इज डिओडिनम, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब बात करेंगे एसिनी के साथ में ही कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो सर्कुलर फॉर्म में आइल्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इसको हम जूम करके देखेंगे। यहाँ पे ये आइल्स ऑफ लैंगरहैंस है, जिसका काम क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ सेल बनाना, जिनको हम बोलते हैं अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल। एक सेकेंड, कलर सेलेक्ट कर लूं। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, दीज आर अल्फा सेल्स। और ये जो येलो कलर में है वो क्या है, बीटा सेल्स, ठीक है। तो अब अल्फा सेल और बीटा सेल का हम यहाँ पे फंक्शन उससे पहले बताएंगे कि जैसे जो मैंने आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बताया, आइल्स, एक सेकेंड, जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस होता है वो कंट्रीब्यूट क्या करता है, 1 to 2% ऑफ टोटल पैनक्रियाज, ठीक है, यानी कि 1 to 2 मिलियन इन नंबर, ठीक है। अगर अल्फा सेल की बात करें, अल्फा सेल क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकागॉन। और ये ग्लूकागॉन क्या करता है, इट इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल, ठीक है, एंड डायरेक्टली रिलीज करता है ब्लड के अंदर। यानी कि ये क्या है, एंडोक्राइन, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड यहाँ पे अपना फंक्शन शो कर रहा है। इट रिलीजेस द हार्मोन directly into the blood, ठीक है। सिमिलरली बीटा सेल्स की बात करें, बीटा सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट रिलीजेस द हार्मोन इंसुलिन। पैनक्रियास की बात करें तो हमें हमारे सबसे पहले माइंड में ध्यान क्या आता है, इंसुलिन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। आगे हम फंक्शन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले पढ़ते हैं, जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन होता है वो पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, ग्लूकागॉन एंड insulin are not in control of pituitary, but it is controlled by the glucose level, ठीक है। और कुछ चीजें भी होती है जो कि पिट्यूटरी की कंट्रोल में नहीं होते। उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, थिंग्स विच आर नॉट इन कंट्रोल, which are not in control of pituitary are C cells and parathyroid.
ये दोनों किसके द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं? इट इज कंट्रोल बाय द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरी चीज जो कि पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती, वो क्या है? जो एज ऑलरेडी मैंने बता दिया, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। अब इसके बाद आती है, देखो हम फास्ट रखते हैं, ठीक है, फास्ट रखने पे क्या होता है, कुछ दिन तक तो यानी कि एक दिन तो हमारी इतनी एनर्जी हमें लो फील नहीं होता है, लेकिन अगर हम ज्यादा टाइम तक फास्ट रखेंगे तो हमें बहुत जैसे बहुत लो फील होने लगता है। उसका रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज एक दिन तो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो क्या है, इतना मतलब इतना सफिशिएंट होता है ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। लेकिन टाइम टू टाइम क्या होने लगता है, जैसे मान लो एक हफ्ते के लिए हमने फास्ट रखा या किसी ने नवरात्र में करा तो बहुत वीक फील होगा। उसमें क्या होता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो लीवर के अंदर हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, अब होता क्या है, जब फास्टिंग होती है हमारे अंदर फूड तो नहीं जा रहा, तो फूड नहीं जा रहा तो क्या होगा, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रेक डाउन होके क्या दे देता है, ग्लूकोज दे देता है विद द प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, इसको हम नोट डाउन करेंगे। ड्यूरिंग फास्टिंग हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है, लेसन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड फर्दर लीड्स टू ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का लाइसिस होना यानी कि ब्रेक डाउन होना। दैट इज glycogen breakdown to provide glucose। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप ज्यादा फास्ट रखेंगे तो क्या होगा, उसके बाद उसके साथ साथ क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि प्रोटीन्स ब्रेक डाउन टू गिव ग्लूकोज। तो देखो, अगर बॉडी से प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन हुआ या फिर साथ ही साथ ग्लाइकोजन का भी ब्रेकडाउन होना, यानी कि हमारे अंदर जो फैट सेल्स है उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, जो कि एडिपोसाइट के अंदर या हेपेटोसाइट्स के अंदर भी इस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमें बाद में क्या है, वीकनेस फील होगी। तो ऑल्सो नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होगा, ग्लूकोजन विल नॉट गो इन द सेलुलर अपटेक्स। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फास्टिंग और इसमें पेनक्रियास का ये रोल होता है। अब देखें, जो प्राइमरी टारगेट्स होता है ना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्राइमरी टारगेट ग्लूकेगॉन का क्या होता है, इट इज हेपेटोसाइट। और हेपेटोसाइट क्या होता है, सेल्स ऑफ लीवर। क्लियर? अच्छा, अगर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक इससे बनता है, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स, या फिर नेम द हाइपरग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स। तो हाइपरग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स क्या होता है, जो इंक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल का इन द ब्लड। और वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, दे आर नेम्ड ग्लूकेगॉन, बी कॉर्टिसोल, थर्ड क्या है, ग्रोथ हार्मोन, फोर्थ क्या है, थायराइड हार्मोन, और फिफ्थ क्या है, एड्रेनलिन।
ये क्या करते हैं, सारे के सारे पांचों के पांचों हार्मोन्स और जो ग्लूकोज का लेवल है इंक्रीज कर देते हैं ब्लड के अंदर। याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे, मान लो ग्लूकोज का तो पता ही है, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज दे देगा, तो ग्रोथ यानी कि ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज। ठीक है, कॉर्टिसोल्स या ग्रोथ हार्मोन्स को ऐसे याद रखेंगे कि हमें जैसे बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है तो ग्लूकोज का यूज होता है उसमें, यानी कि ग्लूकोज चाहिए होती है तो उसके अंदर क्या होगा, वो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ये दिस इज जस्ट टू रिमेम्बर। ठीक है, थायराइड हार्मोन ऐसे याद रख लेंगे, जैसे किसी को पीसीओडी हो रखा है तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं कि आप थायराइड चेक कराइए, अगर यानी कि अगर थायराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब ग्लूकोज लेवल भी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, तभी तो बोलते हैं कि फैट लॉस या फिर वेट लॉस करो। देन फिफ्थ इज एड्रेनलिन। इसको याद रखने का ये तरीका है कि जैसे एड्रेनलिन से याद आता है कि मान लो कोई कुत्ता पीछे लगा हुआ है, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन विल इंक्रीजेस, जो कि हमें स्टेमिना देता है टू रन अवे फ्रॉम द डॉग। तो अगर स्टेमिना होगा यानी कि स्टेमिना बॉडी के अंदर चाहिए होगा तो वो जस्ट बिकॉज देयर इज more formation of glucose। ठीक है, these are hyperglycemic hormones। अगली चीज आती है जो कि one of the most important thing है जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इंसुलिन। इंसुलिन को हम पढ़ेंगे देखो, इंसुलिन जो कि हमने बताया था बीटा सेल्स के द्वारा ये हार्मोन सिक्रीट होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब काम क्या होता है, जब एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हेपेटोसाइट्स के अंदर, उसका क्या फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक सेल बनाएंगे जो कि है हेपेटोसाइट, यानी कि लीवर है, मान लो ये लीवर है, ठीक है, ये जो लीवर है इसके अंदर ग्लाइकोजन मान लो स्टोर्ड है। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो कि इसके अंदर स्टोर्ड है। अब होता क्या है, मान लो ये एक ब्लड वेसल है जो कि क्या करती है, ब्लड को कैरी करके लेके जाती है। तो मान लो किसी भी तरीके से ग्लूकोज की मान लो जरूरत है बॉडी के अंदर, तो होगा क्या, इंसुलिन का क्या काम होता है, इट मैन्युफैक्चर a protein which is named as GLUT4। ठीक है, GLUT4 की फुल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फॉर्म। एक सेकेंड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ठीक है, तो इंसुलिन क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है GLUT4 यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फॉर्म। ये जो प्रोटीन है ये एक पाथ प्रोवाइड करता है जो कि ग्लूकोज को कैरी करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये जो सिंपल भाषा में बोले तो ये एक रास्ता बनाता है जिसके थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। इट कैरी अ वे, मान लो इस हेपेटोसाइट के अंदर, हेपेटोसाइट जो कि लीवर सेल है, यानी कि लीवर से अगर ग्लाइकोजन का इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अगर ट्रांसफर करना है ब्लड वेसल यानी कि ब्लड के अंदर, ब्लड, तो इसके भी इसमें यहां से जाने के लिए एक रास्ता चाहिए होगा और जो कि रास्ता बनाया जाता है बाय GLUT4। GLUT4 creates a way to enter into blood। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज जो है लीवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कितना अमाउंट स्टोर हो सकता है,
तो glucose can be stored in liver, that is 125 gram in the form of glycogen. क्लियर। अब बात करेंगे जो एक्सेस ग्लूकोज है वो कहाँ पे स्टोर होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सेस। देखो कुछ अमाउंट ऑफ तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का यूज होता रहता है, उसके बाद कुछ ज्यादा ग्लूकोज हुआ तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है हेपेटोसाइट में, और इससे भी ज्यादा ग्लूकोज हुआ बॉडी के अंदर तो वो एडिपोसाइट की फॉर्म में यानी कि फैट सेल की फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। यानी कि जितने ज्यादा मोटे होते जाएंगे देयर विल बी मोर फैट सेल एंड देयर विल बी मोर ग्लूकोज इन द बॉडी। प्लीज नोट डाउन कि excess glucose can be stored in adipocyte that is in adipose tissue। ठीक है, और एडिपोज टिश्यू क्या है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब आता है जो लाइपोजेनेसिस है, लाइपोजेनेसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ द एडिपोसाइट यानी कि फैट सेल का ब्रेकडाउन। ये क्या करेगा, ये होगा जस्ट बिकॉज जो ग्लूकोज है एडिपोसाइट के अंदर एंटर करेगी थ्रू द ग्लूट4 प्रोटीन और फिर क्या बना लेगी, फैट बना लेगी। यानी कि अगर फैट बनाना है, अगर फैट की फॉर्मेशन करनी है और लाइपोजेनेसिस करवानी है तो भी ग्लूट4 का यूज होगा। ठीक है, अब मान लो किसी भी तरीके से इंसुलिन की, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, उससे पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, कि अगर इफ देयर इज, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, अगर देयर इज लेसन ऑफ क्या, इंसुलिन, अगर इंसुलिन की कमी होगी बॉडी के अंदर तो होगा क्या, देयर विल बी मोर ग्लूकोज, it leads to more glucose in body। ठीक है, क्यों? अगर इंसुलिन कम होगा तो वो ग्लूट4 जो कि प्रोटीन बनाता है, जो ग्लूट4 प्रोटीन बनता है वो भी क्या होगा, कम बनेगा। अगर कम होगा तो वो पाथ भी कम क्रिएट करेगा टू एंटर द ग्लूकोज। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी के अंदर डिपोजिशन तो होती रहेगी किसकी, ग्लूकोज की, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जाएगा आगे मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि एक्सेस फिर वो फैट सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर एडिपोसाइट के अंदर भी जाएगा तो वो भी वहां पे भी पाथ क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज जाता रहेगा पर उसका कोई यूज नहीं होगा। यानी कि इफ देयर इज नो इंसुलिन ग्लूकोज विल इंक्रीजेस इन द ब्लड। ठीक है, there is no insulin glucose will increases in the blood but do not enter into cells as there will be no GLUT4 protein और इससे होगा क्या, the person will feel tired and उस डिजीज को क्या बोलते हैं, the disease
is called diabetes mellitus, यानी कि इंसुलिन की कमी। ठीक है, क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। अब जो डायबिटीज मेलाइटस है वो भी क्या है, दो तरीके की है। ठीक है, एक तो होती है जन्मजात टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसको जुवेनाइल इंसुलिन भी बोलते हैं, जुवेनाइल इंसुलिन। ठीक है, ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है यानी कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो खुद पे ही अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, खुद पे ही अटैक करेंगे और ऑटो यानी कि जो खुद की इम्यूनिटी है उसको ही सप्रेस या फिर डाउन कर देंगे। और ये डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा, अटैक होने के बाद जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर बीटा हो गए तो यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाएगी। होगा क्या इसके अंदर, एक सेकेंड, कलर चेंज। अब body will attacks in its own cells and beta cells and एक सेकेंड, also attack on। अब पूरी बॉडी पे अटैक किया तो पेनक्रियाज पे भी अटैक करेगा। पेनक्रियाज, ड्यू टू विच क्या होगा, देयर विल बी लेसन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन कम होगा तो ऑब्वियसली डायबिटीज विल बी कॉज्ड। अब टाइप 2 के बारे में अगर बात करें, इंसुलिन तो प्रेजेंट है बट बिकॉज ऑफ हमारी बैड लाइफस्टाइल हो जाती है, यानी कि जैसे देर से उठना, ठीक है, और सारा दिन पड़े रहना, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना, यानी कि बैड लाइफस्टाइल की वजह से क्या होगा, इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हो जाते हैं वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सिंपल भाषा में बात करें तो होगा क्या, इंसुलिन तो प्रेजेंट है, इंसुलिन इज प्रेजेंट बट ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल द इंसुलिन रिसेप्टर break या destroyed and hence this is caused as diabetes type 2। अब डायबिटीज टाइप 1 में ही फर्दर मैं बात करूं तो इसके अंदर या तो लेस या फिर नो इंसुलिन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि भाई जैसे बड़ों में तो क्या हो जाता है, बुढ़ापे तक ओवरवेट होने के कारण ये बोल देते हैं भाई तू ज्यादा खा रहा है या ज्यादा मोटा होता जा रहा है, ज्यादा मीठा खा रहा है, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। बट कुछ बच्चों के अंदर क्या है, बचपन से ही यानी कि छोटे बच्चों में जो इंसुलिन के इंजेक्शंस डालते हैं जस्ट बिकॉज उनको डायबिटीज टाइप 1 है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, स्मॉल किड्स। स्मॉल किड्स के अंदर डायबिटीज होना, इसके अंदर क्या होता है, इंजेक्शन शॉट विल बी टेकन,
यानी कि बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं ताकि इंसुलिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाए और ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो होता क्या है, जब भी मान लो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा होगा, दिस इज बॉमन कैप्सूल, ठीक है, और ये लूपोफेनले, फिर उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग, और लास्ट में क्या आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट, जिसके थ्रू यूरिन विल कम आउट। ठीक है, अगर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी कि ज्यादा ग्लूकोज, हाइपर ग्लाइसीमिया के टाइम पे होता क्या है, जब ब्लड की ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाती है, ग्लूकोज लेवल जब इंक्रीज होती है, जो कि ये जो बॉमन कैप्सूल्स में जो कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या होता है, H2O और आयंस और ग्लूकोज का इसके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लेकिन जो यहां तक आ जाती है, इस टाइम पे क्या करता है, ऑलमोस्ट 100% ऑफ ग्लूकोज विल बी रीएब्सॉर्ब्ड। क्यों, इसका रीजन सिंपल सा है भाई, अगर बात बात पे, अगर हर बात पे ये आपका क्या है, ग्लूकोज लेवल अगर आप इसको एक्सक्रीट कर दोगे तो बॉडी के अंदर बचेगा क्या, यानी कि बॉडी को रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का कराता है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी क्या है, नीड होती है ग्लूकोज की, तो 100% ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इसके बाद क्या होगा, बट जब टू मच ऑफ ग्लूकोज क्या करेगी, मान लो एक्सेस ही ग्लूकोज आ गई है बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगी, जो यूरिन फॉर्मेशन होगी उसको भी स्वीट बना देगी और उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोस्यूरिया। इसके बाद क्या आता है कि जैसे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर बात हुई है, ठीक है, कि ग्लूकोज का 100% ऑफ रीअब्जॉर्प्शन विल बी अकर, और जो 70 to 80% वाटर है वो क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। 70 to 80% of water absorb in PCT, as water loves glucose। ठीक है, वाटर क्या है, ग्लूकोज को पीछे पीछे जाता है, यानी कि इट लव्स द ग्लूकोज, क्योंकि क्या है, बहुत ही दोनों आप ये लगा के चलो, ये पॉलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और क्या होता है, और क्या होता है, एक सेकेंड, अभी मैंने बात किया था ग्लाइकोस्यूरिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब व्हेन टू मच ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी occur, it leads to sweet urine। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोस्यूरिया। अब क्या होता है कि जो अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ गई तो क्या होगा, स्वीट होगा, और ग्लूकोज का जो लेवल होता है, यानी कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, लेकिन एक्सक्रीशन ज्यादा होता है। जो ग्लूकोज का टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ ग्लूकोज is done by measuring the ketone bodies, measuring ketone bodies। ठीक है, if no या less glucose in the cells, तो fat
प्रोटीन्स क्या करेंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और रिलीज करेंगे ग्लूकोज को, ठीक है। ऑल्सो जो कीटोन बॉडीज होती है will here indicate the loss of glucose, and diabetes ketone bodies in the urine is called the ketonuria। समझ आया? देखो कीटोन बॉडीज कैसे टेस्ट करते हैं, एक इतना बड़ा डब्बा आता है, उसके अंदर कुछ स्ट्रिप्स होती हैं, आपको यूरिनेशन के लिए बोला जाएगा और यूरिन को उस पर टच किया जाएगा स्ट्रिप के अंदर, तो वो मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी सी स्ट्रिप होती है, उसके अंदर ऐसे नापने के लिए क्या होता है, जैसे किसी का नेगेटिव कीटोन इंडिकेट करेगा, ठीक है, अलग अलग कलर्स होते हैं। और उसके बाद जैसे 15-15 बॉडीज आई है कीटोन बॉडीज, या फिर 40 भी होती हैं, फिर 60 भी होती हैं, फिर 120 भी होती हैं, ऐसे एक स्केल सा होता है, ठीक है। अगर उसमें ज्यादा कीटोन बॉडीज आई तो इसका मतलब क्या, आपका ज्यादा ग्लूकोज का लॉस हो रहा है, और इसी को नाम देते हैं कीटोन्यूरिया, यानी कि देयर विल बी मोर कीटोन्स इन द यूरिन। और एक्सेस अगर क्या आता है, अगर बॉडी के अंदर कीटोन्यूरिया की वजह से अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई तो क्या है, प्रोटियोलिसिस होने लग जाता है, यानी कि प्रोटीन से हमें ग्लूकोज लेना पड़ता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज के अंदर उनका यूज होना लगता है, तो इसलिए वेट लॉस भी हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेनक्रियाज, जिसमें हमने इंसुलिन पढ़ा, ठीक है, ग्लूकेगॉन पढ़ा, वेरियस हार्मोन्स पढ़े और कैसे ये होता है इंटायर प्रोसेस। यानी कि इसमें से, इस वीडियो में से एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, और ऑलमोस्ट सारा हमने पेनक्रियाज ग्लैंड कवर कर दी। तो थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज यू कैन कॉमेंट डाउन। Thank you.